हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। देखो, आज हम लोग जनवरी मेगा टेस्ट केमिस्ट्री सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक, चलो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46 बोला है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामाइन। ओके, खैर हमको हिस्टामाइन का फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन साइड में मैंने गिवन है C5H9N3 जो कि क्या है, हिस्टामाइन का फॉर्मूला। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, चलो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हम लोगों को पता है। मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि होता है 40 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, तो 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय ये C5H9N3 है, उसका आपको लिखना है मोलिकुलर मास। ठीक है, और वो होता है 111 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, जब आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 37.84 के अराउंड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ओके, 37.84। चलो ठीक है, तो ये आपको एक याद रखना है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 47 में बोला है द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x इंटू 10⁻23। द वैल्यू ऑफ x इज, मतलब आपको यहाँ पे x फाइंड करना है, पावर तो गिवन है। खैर आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, 8 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। चलो इसके लिए हमको पहले फाइंड करना होता है मोल। मोल इज इक्वल टू मास, ओके, अपॉन मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, चलो मास कितना है, 8 है। ठीक, इसको डिवाइड कर लो 23 से, क्योंकि सोडियम का मोलिकुलर मास कितना होगा, 23। ठीक, इसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इसके एवोगाड्रो नंबर जितने, बट हमारे पास तो कितने मोल है, 8/23। 8/23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, और जब आप उसका कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा 2.09 टू 10⁻20। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है बी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, 2 × 10⁻20। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। 48 में बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। 100 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, चलो तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। ओके, ये था आपका 46, ये था आपका 47 और ये है आपका 48। ठीक, चलो बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं XB। तो आपको लिखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, Na प्लस। ठीक है, चलो आपके पास 100 मोलर है, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो वो आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, बट वी ऑल नो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो 1000 ml में बनता है और उसको 18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1000/18, मतलब ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मल्टीप्लाई बाय NB। यार NB तो आपको पता है। ओके, तो वो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से जब आप उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे, ओके, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो है 0.64। नियर इट आपका आंसर बनेगा 64.3 इंटू 10⁻²। ऐसा आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, 64 × 10⁻। ठीक है, तो हम लोग नियर इट लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं 64 × 10⁻²। ओके, आपका 48 में जो आंसर होगा वो सी होगा, 64 × 10⁻। समझ गए, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में बोला है कि 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2
9 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, मतलब कि जब 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन है वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो देगा 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक, चलो तो फिर मुझे पता करना है कि उसमें 88 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना है और 9 ग्राम ऑफ H2O में हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो तो फिर कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना होता है, तो आपको फाइंड करना होता है मास ऑफ कार्बन। ओके, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करोगे, तो CO2 में कार्बन का मास कितना होता है 12। ओके, और उसका मोलिकुलर मास कितना होता है 44, मल्टीप्लाई बाय कार्बन CO2 का मास कितना है 88 जो गिवन है, तो 40 से 2 होगा और 24 ग्राम क्या आ गया आपका कार्बन आ गया। ओके, सेकेंड आपको फाइंड करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है H2 की फॉर्म में। नीचे कितने ग्राम है 9 ग्राम। ओके, और H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है 80। 9 2 सा और 2 से 2 कट हो गया, टोटल आंसर कितना है 1 ग्राम। मतलब जो भी आपको कंपाउंड गिवन है में उसमें 24 ग्राम क्या है आपके पास कार्बन है, प्लस 1 ग्राम आपके पास क्या है वो है हाइड्रोजन। समझ गए, तो 25 से आपसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो तो आपको डायरेक्ट ऐसे बता रहा है कि इतना गिवन है तो कार्बन हाइड्रोजन फाइंड करो बस, बाकी का क्या ध्यान में रखें। ओके, तो 49 जो है उसमें आपका आंसर आएगा डी। ओके, 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे। ओके, चलो 50 नंबर के क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस ओके विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, अब ध्यान रखो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 4 2 ज़ा 8 होगा। देखो पूरा जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है उसमें 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 8 है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 8 मोल, ये है 50 नंबर का, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर कंटेन 1 मोल Mg3PO4 ट्वाइस। ठीक है, बट हमारे पास तो कितना है 0.25 मोल, तो क्या करोगे, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 8, आपका जो आंसर मिलेगा वो होगा 3.125 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ए 3.125 टू 10⁻²। ठीक, ये कैलकुलेशन सिर्फ करना था कि 0.25 है उसको 8 से डिवाइड कर दो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा 51 जो कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो पूछा है अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, मतलब 51 में सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, सिस्टम का वर्क डन हो रहा है, के लिए हम लोग W कितना लिखेंगे -200 जूल। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एब्सॉर्ब 150 जूल, मतलब Q है आपका एब्सॉर्ब कर रहा है तो प्लस 150 जूल आएगा। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, अब Q कितना है हमारे पास, तो 150 है, प्लस ये कितना है -200 जूल। आपका जो आंसर बनेगा ना वो -50 जूल बनता है। हमको पहले तो ऐसे ही दिखाई देता है, बट पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आपको मैग्नीट्यूड लेना है। आपका आंसर कितना बनेगा 50 जूल।
ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ए 50 जूल। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना था क्योंकि मैग्नीट्यूड भी पूछा है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपका आंसर प्लस हो जाए। ओके, चलो 52, 5 moles of ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expand into vacuum and double the volume। देखो, जब भी कोई आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा हो तब वर्क डन हम लोग कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा याद रखना है कि कोई भी अगर आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। okay? चलो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। ओके, 53 में बोला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, मतलब चलो जो बोला है वो लिखते चलते हैं। 53 में बोला है आपके पास n इज इक्वल टू कितने, 4 मोल है। ओके, ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। ठीक, मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। ठीक, डेल्टा टी इज इक्वल टू 500 T2 माइनस T1 करना है। ओके, 300 केल्विन, आपका आंसर आएगा 200 केल्विन। ठीक, और बोला है बाद में कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, डेल्टा ई 5000 जूल है। ठीक है, आपको बोला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। वी ऑल नो एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, और हमको पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग क्यू वी को क्या लिखते हैं, डेल्टा ई बी लिखते हो। ओके, तो मतलब ये आपकी इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट। ठीक है, तो क्यू वी वही आपका डेल्टा ई है, मतलब यहाँ पे आपको क्यू वी मतलब भूल नहीं जाना है कि क्यू वी की जगह में क्या लिखो, क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपकी इंटरनल एनर्जी भी है। ओके, चलो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी, सी वी को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्यू वी अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। चलो क्लियर है कि क्यू वी कितना है मेरे पास, मतलब डेल्टा ई कितना है 5000 डिवाइडेड बाय के 4 मोल है, डेल्टा टी कितना आ गया 200। एक जीरो से जीरो कट हो गया, दो जीरो कट हो गया, यहाँ से कितना हो गया 25 हो गया, 25/4, 25/4 करोगे तो कितना आएगा, ओके 4 6 24 होता है, तो मतलब 6 से आंसर आएगा 6.20। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा है, तो वो बनेगा 6.25। समझ गए, ये आपको याद रखना था। ओके, एक सिंपल फॉर्मूला था। ठीक, क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी। आई होप आपको ये समझ में। चलो, इसके बाद थोड़ा चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। 54 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार, साइक्लिक प्रोसेस होता है, देखो हमारा जो एक्सेट फॉर्मूला है वो तो क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 होता है। तो वी ऑल नो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, अगर हम देखें एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में भाई ध्यान रखना बी ऑप्शन के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू आना चाहिए, नहीं कि माइनस डब्ल्यू। खैर, तो ये देखो यहीं से आपका करेक्ट आंसर मिल गया। कौन सा इनकरेक्ट था, मतलब करेक्टली थर्मोडायनेमिक्स जो है फर्स्ट लॉ वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो बी वाला। ओके, देखो सी वाले में तो आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक में क्या होता है, डब्ल्यू 0 हो जाएगा,
तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू ही मिलेगा। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डब्ल्यू। ये सारी बातें आप लोगों के पास लिखी हुई है ना, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे उसमें सबने आपको लिखवाया। ओके, तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि u इज इक्वल टू या डेल्टा u इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस डब्ल्यू। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। बोला है 55। 55 में क्या करना है, देखो, among the following the set of parameter that represent path function। देखो पाथ फंक्शन में क्या होता है, हीट और डब्ल्यू दोनों ही पाथ फंक्शन। ठीक है, आपका जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, बी एंड सी वाला, जो कि आपका डी ऑप्शन है, बी सी। ओके, तो बी और सी मतलब डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, पाथ फंक्शन था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था इसमें। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 56 में। 56 में क्या बोला है, एन आइडियल गैस एक्सपांड इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब टू 1 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। और प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर हो गया, प्रेशर 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स 2। तो वर्क डन क्या होगा, देखो ये सबसे इजी एग्जांपल है, बट कन्वर्ट क्या करना रहता है, तो ये वाला पार्ट जो है वो डेल्टा वी वाला, अब ध्यान रखो, कैलकुलेट करते हैं। 56 बोला है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब प्रेशर तो कितना गिवन है, तो 1 इंटू 10⁵ प्लस है, ये आगे माइनस है। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। अब वी देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो कि पावर सेम करनी पड़ेगी, तो 10 इंटू 10⁻³ कर सकता हूँ, मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻³ ऐसा बाहर निकलेगा, तो वो होगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है, और मीटर स्क्वायर के 1 मीटर क्यूब उड़ जाएगा, आपका जो आंसर बनेगा वो है माइनस इंटू 10⁵। न्यूटन तो है ही, और मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। याद रखो, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, और यहाँ की कैलकुलेशन करोगे -900 जूल। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए इज योर करेक्ट आंसर, -900 जूल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं 57 में। बोला है हीट रिक्वायर्ड, देखो एक डेफिनेशन पूछी है सीधी बुक में से, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। है ना, हमको पता है अगर जब भी मोल आए हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, ये आपका परफेक्ट आंसर है, मोलर हीट कैपेसिटी। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 58 में। फॉर वाटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। ओके, प्रेशर कितना है 1 बार, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज ब्लैंक्स जूल, assume volume of H2 is much smaller than volume of H2O गैस। अब गैस का ना वो वेपर है वो ज़्यादा है, बस वही है। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा ई इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ओके, हमको फाइंड क्या करना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, इसको डेल्टा ई बोलो या यू बोलो एक ही है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होगा, और हमारे पास क्या है, H2O लिक्विड टू H2O गैस, मतलब यहाँ पे कितने मोल आने वाले हैं, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मोल। चलो 1 इंटू, यहाँ पर आपका आंसर है जूल में, तो आपको लिखना पड़ेगा 8.314, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 373। ओके, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 3099.3
63 जूल, जो कि आपका नियरेस्ट आंसर कौन सा बनेगा? ओके, तो 31 × 10⁻² जूल। समझ गए? तो आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा मैच हो रहा है 31 में? ए वाला। ठीक, तो ए इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलो, बात समझ में आ गई? ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 59। ओके, हाँ, देखो पूछा है 298 केल्विन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड एक्स इज 2.8 किलो जूल। मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन आपको गिवन है, कितना है? 2.8 किलो जूल पर मोल है। और दूसरा पूछा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब डेल्टा एच वेपर कितना गिवन है? 98.2 किलो जूल पर मोल। और पूछा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो, इसका भी फॉर्मूला आपके पास है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि H2O जब सॉलिड में होता है, फिर उसके बाद H2O लिक्विड में जाता है, उसके बाद H2O गैसियस में जाता है। यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? वेपराइजेशन। और H2O में से अगर गैस में जाए तो क्या हो? सब्लिमेशन हो। ठीक है, तो अगर मुझे परफेक्ट फॉर्मूला निकालना तो क्या निकाल सकता? तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, एडिशन करना है। 2.8 प्लस 98.2, रेडी? 98 में 2 ऐड करो 100, और ये 100 101 101। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनने वाला है? तो वो बनेगा बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 60 नंबर का। ओके, और इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। ओके, चलो थोड़ा इरेज की साइज बढ़ा देते हैं, ओके, जल्दी से डिलीट हो जाए। ओके, साथ में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रीड करते रहो, है ना? ये एक कंबस्टन रिएक्शन का एग्जांपल है। आई होप ये आप लोगों ने समझ गए होगे देखते देखते ही, हाँ? चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक? तो क्या बोला है? एक रिएक्शन गिवन है, पहले तो अच्छे से रिएक्शन लिख लो। C2H6 है, ये तो रिएक्शन बनाओ। C बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, H H H H और H। ठीक है, उसमें से क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड C, H H H H, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक प्लस दूसरा क्या बन रहा है? H2, मतलब H बॉन्ड H। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? रिएक्शन एंथैल्पी, है ना? तो रिएक्शन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पे बॉन्ड गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन के आधार पे, है ना, आप लोग लिखोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। ओके, चलो तो लगाओ जरा फॉर्मूला। यहाँ पर है सी सी, एक ही बॉन्ड है, प्लस 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 तो क्या है? सी एच बॉन्ड है, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? तो एक तो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है, प्लस 1 2 3 4, 4 क्या है? सी एच बॉन्ड है, प्लस एक एच एच बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? चलो, सी सी बॉन्ड कितना होगा? तो सी सी बॉन्ड गिवन है 347 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? सी एच बॉन्ड 414। ठीक है, ये 414 होगा, माइनस सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है 611 प्लस 4, सी एच बॉन्ड वापस से कितना है? 414 प्लस एच एच बॉन्ड कितना है? वो है 430। ठीक है, चलो ये आ गया 347, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 6 4 से, मतलब 4 से स्टार्ट होगा,
4 ज़ा 24, 2 हो गया 7 8, ये 24, ओके, माइनस ये हो गया 611 प्लस इसका 3 1 5 6 1 4 एंड 1 5 प्लस 430, ठीक है। इसका मल्टीप्ली सॉरी एडिशन करो 11 के 1, ये टोटल करोगे आपका आंसर आएगा 2831 माइनस यहाँ पर टोटल कर दो, ओवरऑल जो आपका आंसर बनेगा वो है 128 किलो जूल पर, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 128 वाला दिखाई दे रहा है, डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था पार्ट बट इजी था, सिर्फ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना था, बाकी कुछ, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61, बोला है लेटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl ओके। मतलब चलो मैं थोड़ा को उसको निकाल के है ना जगह बना लेता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा लिख ही लिया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग पोज करके लिख सकते हो, ओके। चलो 61 में बोला है लेटिस एंथैल्पी, ओके, तो इसको हम लोग बोलते थे एच लेटिस या डेल्टा एच लेटिस इज इक्वल टू, पहले लेटिस है तो 788, फिर बोला है डेल्टा एच सॉल्यूशन है वो है 4 किलो जूल, ये भी किलो जूल में ही है पर मोल, बोला है हाइड्रेशन था। वी ऑल नो आपकी एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला भी है, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच लेटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन आपको गिवन है, कितना है सॉल्यूशन, तो 4 इज इक्वल टू लेटिस भी गिवन है 788 प्लस डेल्टा एच HYD हाइड्रेशन, ठीक है। तो 4 ये इधर माइनस आएगा, -788 इज इक्वल टू डेल्टा HYD, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -784 किलो, ठीक है। -784 ये क्या है आपका परफेक्ट आंसर, तो क्या आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी वाला, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है, -784 किलो जूल पर मोल, ये 61 में उसका आंसर है, चलो ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग आगे चलते 62 में, देखो तो जरा 62 में क्या है, हाँ थोड़ी मैं जगह बना लूँ वापस, थोड़ा रीड कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन द कंबस्टन ऑफ 1 मोल हेप्टेन, देखो लिक्विड फॉर्म में गिवन है, इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर T इज इक्वल टू, हाँ इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलो हम लोग पहले कंबस्टन ऑफ हेप्टेन की रिएक्शन लें, ठीक है। कंबस्टन ऑफ हेप्टेन, तो इसके लिए थोड़ी जगह बना लूँ, ओके ओके। तो ये बन गई जगह, जगह बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हेप्टेन जो है इसका क्या लिखना है कंबस्टन रिएक्शन, हेप्टेन क्या होता है C7, ओके, और 7 2 ज़ा 14 और +2 कर दो तो, ठीक है। चलो हेप्टेन हो गया, रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, 7 CO2 बनेगा और 8 H2O बनेगा, ठीक है। और ये है भाई साहब लिक्विड में, ये है गैसियस में, ये भी गैसियस में और ये है लिक्विड में। चलो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो 7 2 ज़ा 14 और 8, 3 और 8 22 होगा, मतलब 11 लिख सकते, ओके। नाउ डेल्टा NG इज इक्वल टू 7 - 11 होगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है तो आएगा। वी ऑल नो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NG RT, डेल्टा NG कितना आया -4, लिख लो -4 RT, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो कौन सा होगा, ए होगा,
-4RT। ठीक है, ये आपको याद रखना है, -4RT। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जो कि है 63। ओके, थोड़ी वापस से मैं उसको नीचे लेके जाता हूँ, जगह मिल जाए। ओके, थोड़ी जगह भी बना ही लेता हूँ। 63 में क्या करना है, देखो ये कैलकुलेशन है अच्छी। ओके, ऊपर वाला भी आपने लिख ही लिया होगा। चलो 63 में बोला हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड। वी ऑल नो कार्बन मोनोक्साइड, जो कार्बन है उसका पहले कंबस्टन रिएक्शन लिख, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना है, जलाना है। बट वो पूरा जलेगा, O2 आएगा, ध्यान रखना। क्या बनेगा, CO2। और उसका डेल्टा एच आपको गिवन है, कितना है, -393.5। ओके, और उसके बाद है कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को हाफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, क्योंकि एक बार तो जला हुआ है, वापस से उसको जलाना है ना। तो वापस से क्या बनेगा, CO2। और इसके लिए डेल्टा एच कितना है मेरे पास, 283 ओके। चलो अब बोला है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको बनाना है, तो वो होगी आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, तो रेफरेंस स्टेट, मतलब है ना, स्टैंडर्ड स्टेट जो कि ग्रेफाइट होता है, कार्बन उसको जलाना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट होगा, और 1 मोल ऑफ CO बनेगा, यही उसका फॉर्मेशन रिएक्शन है। परफेक्ट। यार मुझे अगर ये बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, क्योंकि इस रिएक्शन में देखो CO लेफ्ट साइड है, मुझे राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा। तो चलो पहले तो मैं इस रिएक्शन को घुमा के लिखता हूँ, CO2 इट गिव्स CO प्लस हाफ O2। ठीक है, और उसका अब डेल्टा एच क्या होगा, बदल जाएगा, 283.5 हो जाएगा। और ऊपर की जो रिएक्शन है वो तो वैसे की वैसे लिखनी है, C प्लस O2 इट गिव्स CO2। और उसका डेल्टा एच कितना है, -393। अब जरा चेक करो, क्या CO2 से CO2 कट नहीं हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, C प्लस। अब देखो ये हाफ O2 है और ये पूरा O2 है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा O2 बचेगा इधर। और क्या बन गया, जो कि आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। बस यहाँ पर भी क्या करना है, एडिशन करना है ना। तो क्या होगा, -393.5 प्लस 283 जो आंसर बनेगा वो -110 किलो जूल पर। ठीक है, -110 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ सी में दिख रहा है। देखो सी जो है वो आपका परफेक्ट आंसर होगा, -110.5, माइनस ही लाना है ना, हाँ माइनस आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 - 5 0 हो जाएगा, 1110.5। ओके, ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलो कर लोगे, माइनस। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पूछा है 64 में। ओके, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीजेस। आपको ध्यान क्या रखना है कि किस में एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो देखो एंट्रोपी डिक्रीज किस में होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है। ठीक है, तो 64 के लिए मैं थोड़ी जगह बना लूँ। चलो ये वाला रिएक्शन निकाल के बना देता हूँ। ओके, आप लोग लिख लेना साथ में। ओके चलो ओके, थोड़ी सी जगह बना लूँ, तो समझने के लिए थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे तो वैसे बोल दिया तो आप लोग सुनोगे लिखोगे नहीं। हाँ चलो ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीजेस। अब देखो ये 0 सेंटीग्रेड है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, है ना। तो देखो एक तो वाटर से कहाँ जा रहा है, आइस में जा रहा है। और वी ऑल नो जब वाटर में आइस में जाएगा तो जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एंट्रोपी ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ए वाला आपका परफेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस। देखो सेकंड भी क्या है, वाटर टू आइस, तो उसमें भी क्या होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है, एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये भी आपका परफेक्ट। ठीक है, थर्ड में देखो N2 गैस 3H2 गैस 2NH3। यहाँ पर मैंने बोला था अगर
गैसियस के मोल अगर इंक्रीज हो रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे जरा चेक करो, 2 में से -4 मतलब -2 आ रहा है, मतलब डेल्टा एन जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ रहे हो? ओके, तो थर्ड वाला भी आपका राइट है, में भी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, डिसोल्यूशन टू ऑफ NaCl इन वाटर। अब देखो भाई, NaCl जो सॉलिड में होता है तब ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज होता है। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर में टूट जाएगा, टूटेगा तो बनाएगा क्या, Na प्लस एंड Cl। ओके, तो ये आयंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद है ना छूटे पड़ जाते हैं। ओके, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे आयन सारे, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में से डिसऑर्गेनाइज हो गया, है ना। अगर डिसऑर्गेनाइज होगा तो क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंट्रोपी। तो आपके जो फर्स्ट 3 केसेस है A, B और C, उसमें क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। बाकी जो लास्ट पोर्शन है NaCl वाला, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो है ABC ना। तो ABC में क्या हो रहा है, वहां पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 65 में। ओके, 65 में क्या बोला है, अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। देखो, अगर किसी भी रिएक्शन को मुझे स्पॉन्टेनियस बताना है ना, तो इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फेवरेबल। और फेवरेबल क्या थी, एक था लोअरिंग एनर्जी, है ना, एनर्जी। लोअरिंग एनर्जी होगी, इसका मतलब डेल्टा एच कैसा आना चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए। सेकेंड जो फेवरेबल कंडीशन थी वो थी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये दोनों है तो आपका डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना। यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। तो बी आपका परफेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, देख लो। इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर हीट को डिक्रीज करेगा, हीट लॉस करेगा, तो वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बी जो है वो आपका आंसर। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं 66 में। ओके, चलो तो फिर 66 के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना ही देते हैं, तो निकाल दूँ। ओके, चलो 66। ओके, 66 में बोला है कि द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्विंग इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन 2 moles to an ideal gas from volume 10 decimeter cube to 100 decimeter cube। ठीक है, और ध्यान रखो यहाँ पर बोला है एंट्रोपी चेंज ना। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जल्दी जल्दी में ऐसा 10 डेसीमीटर क्यूब और 100 डेसीमीटर क्यूब देख के वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। बट यहाँ पर वर्क डन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एंट्रोपी चेंज पूछा है। ओके, तो आप लोगों में से किसी ने है ना भूल की हो तो जरा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, एंट्रोपी चेंज पूछा है, और वो भी आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल का फॉर्मूला कि जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता था, डेल्टा टी जीरो, T1 इज इक्वल टू T2, तो वो वाला हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करते थे, सीधा ये लिखते थे 2.303 NR log V2 बाय V1। क्लियर है, क्योंकि वो T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 वाला निकल जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल पूछा है। तो बाकी क्या बचा, ये बस उसमें वैल्यू पुट करनी है, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, कितने मोल है, 2 मोल। आंसर किस में लाना है, जूल में, तो क्या रखोगे 8.314। ओके, मल्टीप्लाई बाय लॉग V2 कितना है आपके पास, 100, V1 कितना है 10। ओके, एक जीरो हो गया, लॉग 10 1 हो जाएगा, और पूरा अगर आप लोग करोगे कैलकुलेशन, आपका आंसर आएगा 38.29। तो नियर इट होगा 38.3 जूल पर मोल इनटू केल्विन।
ठीक है, आपको ये परफेक्ट ध्यान में रखना है। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा है, ए होगा। ओके, 38.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इन, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं 67 में बोला है विच हैज द लीस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी किसमें लीस्ट होगी, तो वी ऑल नो गैसियस में सबसे ज़्यादा होती है, N2O में भी गैसियस से ज़्यादा होती है। बट बात करते हैं ग्रेफाइट और डायमंड की, तो ग्रेफाइट में हमें पता था, है ना, ने एक बार लिखवाया हुआ है, जो ग्रेफाइट है में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो उसमें रेंडमनेस थोड़ी होती है एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड में सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, और वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। तो जिसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, बहुत अच्छा भला होगा, है ना, तो उसमें एंट्रोपी ऑलवेज डिक्रीज होगी। ठीक, तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा बी, डायमंड। होप आपको ये समझ में, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं 68 में। 68 में बोला है विच हैज़ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट जीरो फॉर एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि ऐसा कौन सा है आइसोथर्मल टर्म जिसमें या स्टेट फंक्शन जिसमें स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट जो है वो क्वांटिटी उसकी ज़ीरो नहीं होती, है ना। तो ऐसे दो है, ध्यान रखना। एक है एंट्रोपी जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस, और दूसरा होता है डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगा, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, ऑल ऑफ दिस तो आएगा नहीं, बट आपका आंसर होगा डेल एंट्रोपी, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होती स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, ये आपको एक परफेक्ट इसका एग्जांपल है, आपको याद रखना पड़ेगा। दो एग्जांपल याद रखो, एक डेल्टा एस वाला और एक डेल्टा जी वाला। ठीक है, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, इसके बाद हम थोड़ा आगे चले, 69 में। चलो, निकाल दो बीच में से, बीच में ही आ रहा है। चलो, 69 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हाँ, तो CH4 को बनाना है, वी ऑल नो CH4 की फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी, तो 1 मोल बनाओ। 1 मोल किस में से बनेगा, एक कार्बन होगा और 2H2 होगा, बस। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। ओके, और ये गैसियस फॉर्म, प्योर फॉर्म होना चाहिए। ओके, ये गैसियस नहीं लिखा, ग्रेफाइट लिखा है, ध्यान रखना। ओके, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, H2। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो देखो ये डायमंड वाला तो आएगा नहीं। हाँ, ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डायमंड नहीं आएगा ग्रेफाइट में, बट ये 4 आयंस नहीं होते, सॉरी एटम नहीं होते। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा, तो वो होगा आपका बी। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो, इसके बाद व्हेन द एग्स इज हार्ड बॉइल्ड दैट इज, मतलब एक है उसको जब गर्म करोगे तो बॉईल करने पे क्या होता है, हार्ड होता है। मैंने क्या बोला था इसके लिए, तो उसकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है, इसका मतलब डिसऑर्डर जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता था, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन बताया कि जब एग है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तब तो उसके सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, ओके है, क्योंकि उसमें से एक है ना वो आगे की जो बॉडी है वो जनरेट होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। बट जब आप उसको गर्म करोगे और एग हार्ड हो जाएगा, तो मतलब उसमें जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर है वो टूट जाएंगे। टूटने के बाद वो क्या हो गया, उसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, आगे जा ही नहीं सकता। रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या बोला है, बोला है फॉर द रिएक्शन Fe2N solid 3H2 gas it gives Fe solid plus NH3। ओके, तो बोला है इसके लिए Kp Kc क्या होगा। बट आप लोग अगर भूल ना करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल क्या होता था, Kp इज इक्वल टू Kc, ओके, RT रेस टू डेल्टा N ऑफ G, ये है।
बट मैंने पूछा है केसी से। ओके, तो ये ध्यान में रखना। चलो, अगर मैं पहले अपने हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो क्या आता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी। अब डेल्टा एन जी क्या होगा रिएक्शन में, तो देखो यहाँ पर सॉलिड है नहीं लेना, ये सॉलिड है नहीं लेना, तो 2 लेना है, तो 1 माइनस 3/2, ये तो कितना आएगा -1/2। चलो, तो ये आपका आंसर आ गया -1/2। नहीं आया, अभी तो केसी में उसको कन्वर्ट करना है ना, तो केपी के नीचे जाएगा ये, आर टी रेस टू -1/2 इक्वल टू के सी। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी, और ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। समझ रहे हो? हाँ, तो के सी से आपको आंसर निकालना था, के सी इज इक्वल टू के पी आर टी रेस टू। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई माइनस वाली ये इतना लिख के आए हो, वेरी गुड, बट आपका आंसर ये आता है। ओके, जैसा 1/2 वाला आपको आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं 72 में। देखो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन गिवन है ना, एक है A2 प्लस B2 इट गिव्स K1 2AB, 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2। ठीक है, आपको बोला है K1 K2 है ना, रिवर्सिबल है, और उनके बीच में क्या है, रिलेशन। ओके, चलो रिलेशन ही फाइंड करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले तो जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है वो लिख लेते हैं, A2 गैस प्लस B2 गैस इट गिव्स 2AB गैस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, के सी फाइंड करना है, या K1 ही लिख लो, तो ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे A2, और क्या आएगा B2 आएगा। समझ रहे हो? हाँ, चलो सेकंड रिएक्शन लिखते हो, 6AB इट गिव्स 3A2 प्लस 3B2। इसके लिए अगर आप लोग K2 लिखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, होगा लिख लेते हैं, तो A2 का पावर 3 इंटू B2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय AB का पावर 6। ठीक है, हाँ, तो क्या हम थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड ऐसे नहीं कर सकते कि A2 B2 और AB का स्क्वायर और होल क्यूब कर दूं तो नहीं चलेगा, चलता है ना, क्योंकि इसका पावर 3 हो गया, इसका पावर 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, देखो सेम ही लिखा है मैंने। और ऐसा कुछ कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा दिखाई तो दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको 1/K1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, A2 B2 ना, AB का पावर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह 1/K1 लिख सकता हूँ इससे, तो K2 इज इक्वल टू 1/K1, अपन इसका पावर 3 है, K1 का पावर 3 होगा क्योंकि नीचे जाएगा, तो K2 इज इक्वल टू K1 रेस टू माइनस। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा है, -3 वाला, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा बस घुमाया है, दूसरा कुछ नहीं किया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, K2 इज इक्वल टू K1 रेस टू माइनस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, चलो देख लेते हैं। इसके बाद बोला है 73। ठीक है, 73 में क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखो, बोला है N2O4 प्लस 2NO2, सॉरी इट गिव्स है, N2O4 में से क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है, तो डेल्टा एस देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग एनर्जी दे रहे हो, मतलब ये है एंडोथर्मिक, है ना, ये कौन सा है, एंडोथर्मिक है। और बोला है ए बी के लिए कि अगर ये ऐड करने पे क्या कौन सी तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ओके, पहले बोला है टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। अब भाई जरा ध्यान रखो, तो एक तो रिएक्शन में डेल्टा एच प्लस 58 किलो जूल है, इसका मतलब रिएक्शन को टेम्परेचर की जरूर है। ओके, और अगर आप लोग टेम्परेचर को क्या कर लोगे, डिक्रीज कर लोगे, तो क्या होगा, ये रिवर्स चला चला जाएगा, है कि नहीं, ये
इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट है वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड चला जाएगा, क्योंकि जब आप हीट दोगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वापस बोल रहा हूँ, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आप टेम्परेचर दोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप लोग डिक्रीज कर रहे हो तो वो टुवर्ड्स रिएक्टेंट। तो देखो ऐसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, टुवर्ड रिएक्शन। चलो सेकंड, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे भाई इस रिएक्शन में कहीं N2 का तो है ही नहीं, मतलब है ना, N2 का मतलब ही नहीं है, तो आप लोग N2 चाहे कितना भी ऐड कर लो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो है B4 बॉम्बे। ओके, तो बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, उसको एनर्जी चाहिए, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये रिएक्टेंट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलो 74, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 74। ठीक है, चलो जगह मिल गई। 74 में क्या करना है, ध्यान रखो, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन। ओके, 2a गिव्स B प्लस सी। ओके, और इसका डेल्टा जी जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही दिया गया है ना, जूल। बोला एट गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, तो यहाँ पर Kc का वैल्यू तो गिवन है, आपको Qc निकालना है, तो Qc इज इक्वल टू क्या होगा, तो B T अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है, देखो B कितना गिवन था मेरे पास, ओके, तो B है, ओके, क्या आ गया बीच में, ओके कोई बात, B कितना है मेरे पास, तो वो है 2 इंटू सी कितना है मेरे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये हमने मोल लिखे। तो देखो यहाँ पे गिवन है रिएक्शन, सॉरी हाँ बस इतना ही गिवन है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 से कैंसल, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ये क्या हो रहा है बीच में, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब QC की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है, QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत, चलो KC की जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 0 पॉइंट, ओके 3679, ओके 7, ओके। चलो अब देखो QC है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KC। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर KC ज़्यादा होगा किससे, QC से, है ना, तब तो ये कहाँ जाने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बट यहाँ पर तो क्या है, QC ज़्यादा है, अब QC ज़्यादा होगा तो किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा कौन सा होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि QC कैसा है, ज़्यादा है, KC तो आपको वैसे ही गिवन था, है ना, आप लोग अगर डेल्टा जी में वो सब कुछ करके ऐसे निकाल रहे हो तो आप पागल हो, क्योंकि KC का वैल्यू आपको गिवन था ना, तो QC ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू KC, तो 74 में जो आंसर बनेगा वो है बॉम्बे होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक, चलो थोड़ा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 75 में क्या बोला है, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर आइस टू वाटर, ओके एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, वाटर इट्स सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू, मतलब किस तरफ जाएगा। ओके, अब ध्यान रखो, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आइस टू वाटर में ही जाना है, और तो कहीं जाना है ही नहीं। ओके, तो उसका सीधा सीधा आंसर यही बनेगा कि अ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी शिफ्टिंग होगी। ओके, ये आपको थोड़ा पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ठीक है, बाकी इंक्रीज इन गिव्स एनर्जी टू द सिस्टम नहीं,
डिक्रीज इन एंट्रोपी टू द सिस्टम, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट तो होना ही है ना। तो बस जब कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाए ऑलवेज याद रखो, और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो होगा क्या, तो वो जाएगा ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। ओके, चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं 76। 76 में क्या है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर 5 लीटर vessel 2 moles of CO and 3 moles of chlorine were allowed to reach equilibrium according to the reaction। ओके, और ये आपको गिवन है रिएक्शन। ठीक, तो चलो पहले लिख लेते हैं। CO प्लस Cl2 इट गिव्स COCl2। ठीक है, तो COCl2। ओके, हाँ, तो जो T इज इक्वल टू 0 टाइम है तब उसके जो मोल है वो है 2 है और 3 है। T इज इक्वल टू टी टाइम पे कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट, मतलब 2 में से x जितना जा रहा था, 3 में से भी x जितना जा रहा था और यहाँ पे x जितना बन रहा था। तो 2 माइनस 1, क्योंकि 1 जितना प्रेजेंट था, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही होगा। 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, और ये होगा 1। और मोलारिटी फाइंड करनी है तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर लो, क्योंकि 5 क्या है, 5 लीटर वैसल। क्लियर है। चलो के सी क्या आएगा, 1/5 अपॉन 1/5 इंटू 2/5, तो 1/5 और 1/5 उड़ गया है ना, तो क्या बचा, ये 5 ऊपर चला गया तो 5/2 नियर ए 2 पॉइंट। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, 2.5 है। ओके, चलो मैं आपको आंसर की तरफ लेके जाता हूँ। तो आपका जो आंसर बनेगा वो है 2.5। कहाँ दिख रहा है, हाँ डी में दिख रहा है। डी में जो आंसर बनेगा वो है 2.5 वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 76। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, ओके, भाई साहब को थोड़ा और बुरा लग जाएगा। कंप्यूटर पे अब ब्लिंक करने लगा है, बहुत टाइम से बेचारा चालू है। चलो कोई बात नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन है, अगर वॉल्यूम कंटेनर का इंक्रीज करोगे, है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किस डायरेक्शन में जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, और P इज इक्वल टू NRT बाय V, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर डिक्रीज होगा तो किस तरफ जाएगा, अगर ज़्यादा मोल से इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली रिएक्शन 2, यहाँ पर है 2 और 3, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 मोल्स है प्रोडक्ट साइड्स, और इस तरफ कितने हैं, 2 है। चलो ये तो थोड़ा दिख रहा है, ये 2 3 है, ये नहीं दिख रहा, ये तो सेम हो गया, नहीं दिख रहा। यहाँ 4 और 5 दिख रहा है, 6 और 10 दिख रहा है। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे लिक्विड के मोल भी आ रहे हैं तो गैसियस लेने हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, कम है। तो सबसे ज़्यादा मोल किस तरफ है, इस तरफ है, ए वाला। तो ए आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। ओके, चलो अब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। ओके, चल भाई चल जा थोड़ा। ओके, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्यों भाई, आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर प्रेशर जब इंक्रीज करते हो तब नंबर ऑफ मोल्स कम होते इस तरफ जाती है इक्विलिब्रियम। अब वॉल्यूम आप लोग क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो,
तो मतलब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिस तरफ मोल ज़्यादा है उस तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, बस बात खत्म। ऐसा एक ही ऑप्शन है ए जिसपे प्रोडक्ट साइड कितने मोल है, 3 मोल है। बाकी सब में देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर ही 3 है बस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 77 में वो कौन सा है, ए होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 78 में। ओके, चलो थोड़ी जगह बना लूँ यहाँ पर। ओके, चलो 78 के लिए थोड़ी जगह बना के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ओके, देखो अब ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, चलो भाई। ओके, देखो सबसे पहले तो मेरे को एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ पहले तो ये सी एच गिवन है, और सी एच के साथ क्या है, दो दो सी एच थ्री है। और ऐसे आपको कितने बनाने हैं ना, 2 बनाने हैं। ओके, चलो एक तो मैं पहले लिख लूँ सी एच के पास एक सी एच थ्री है, और एक सी एच थ्री इसके पास है। ठीक है, चलो उसके बाद सी एच थ्री ट्वाइस ट्वाइस। फिर आगे आपका सी, सी जो है के ऊपर एक मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ये सी एस टू थ्री दिखाना पड़ेगा। ओके, नीचे एक मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ से क्या बन रहा है, सी एच टू सी एस थ्री, और एक सेकंड ना मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री, और ये कितने, 2 है सी। ओके, ये भी एक मैं बना ही देता हूँ, सी एस टू सी एस थ्री। ठीक, पहले मैं अपना खुद से स्ट्रक्चर बना देता, बस आपको समझा देता हूँ। सी है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर आपके पास वापस एक सी, वापस से एक सी एस टू सी एस थ्री के पास भी क्या है, सी एस थ्री है इसके पास, हाँ सी एस थ्री, एक दो तीन, चौथा भी क्या है, सी एस टू। ओके, देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक कार्बन है जिसके पास 2 सी एस थ्री डबल बॉन्डेड, सी एस थ्री आ गया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। फिर एक कार्बन है, तो ये रहा कार्बन। ओके, जो कि डबली बॉन्डेड है, एक सी एस थ्री जुड़ा हुआ है। फिर एक फिर कार्बन है, उसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, सी एस थ्री। एक दो 4 बॉन्ड उसके हो गए। ठीक है, इसके हो गए 1 2 3 4। फिर इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी सी एस थ्री सी एस थ्री ऐसे 2 है ना। ये अभी थोड़ा लोड ले रहा है, देखो सॉरी, एक सी एच और यहाँ पर एक सी एस थ्री। ओके, ये सब थोड़े लोड ले रहे हैं, सी एस थ्री ऐसा ही है। ओके, देखो ये एक मेन कार्बन है आपका, इसके ऊपर सी एच थ्री के साइड में सी एच थ्री, ये 2 हो गए। तब ये वाला कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ सी एच थ्री था, फिर एक कार्बन है सी एच थ्री। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया अभी क्लियर। ओके, चलो हम लोग करने वाले हैं अभी नंबरिंग। ओके, नंबरिंग अगर हम करें तो यहाँ से होगा 1, यहाँ से होगा 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 6। ओके, टोटल 7 कार्बन है। सबसे पहले तो देखो ये तो एक वो वाला ग्रुप है, यहाँ से भी नंबरिंग होती है 1 और 2। ठीक, हाँ देखो तो नाम क्या बनेगा, पहले इथेल वाले लिखते हैं। नाम बनेगा आपका, तो तीसरे पे और 5 पे है 3 5 डाई इथाइल। ओके, डाई इथाइल। फिर देखो 4 और 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 6 डाई मिथाइल। ओके, 3 5 डाई मिथाइल। के बाद 5 पे एक और ग्रुप है ना, जिसका नाम हम लोग अंदर भी देते हैं,
1 मिथाइल, पूरे को क्या लिखते हैं, इथाइल। याद रखना एक के साथ ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, बाकी इन सब का पूरा नाम लिखना है इथाइल। ओके, फिर कितने कार्बन है, 7 हेप्ट, और तीसरे पे ईन है, तो चलो ऐसा आपको कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 3 5 ये आइसो नहीं आता, प्रोपाइल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ अच्छे से करना है, हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। 79 में, 79 में क्या बोला है, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज सोन। अच्छा, पहले तो ये चेक करते कौन सा नहीं शो करता, अब एक 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 ऑप्शन से चलते हैं। चलो पहले जो है उसमें क्या है, साइक्लो कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड कार्बन तो है, लेकिन एक साइड हाइड्रोजन एक साइड और हाइड्रोजन है, सेम सेम है। यहाँ पर CH3 है, दो हाइड्रोजन सेम सेम है, तो ये शो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला गया। सेकंड चेक करते, देखो इसमें भी वही हाल है ना, डबल बॉन्ड C के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है CH3, तो ये दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन होने के कारण ये भी क्या है, नहीं करेगा। ठीक है, चलो हम लोग लेते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। ठीक, थर्ड वाले में क्या हुआ जरा चेक करो, साइक्लो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड भी है, अच्छी बात है, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, और एक तरफ CH3 है, सही है, ये थोड़ा शो करता है। बट ध्यान रखना, अगर मैं इस कंपाउंड को बीच में से ऐसे कट करूँ ना, तो देखो ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप सेम है, दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं कोई ग्रुप मान के चलो, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, तो ये कैसे होते हैं, सेम होते, और सेम होगा तो ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो आंसर बनने वाला है कौन सा शो करेगा, वो डी वाला है भाई ना, डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो कैसे बता देता हूँ, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना, स्ट्रक्चर बनाओ, बना दिया, डबल बॉन्ड है, सी है, एक एच है, एक Cl है, देखो भाई साहब इधर आ रहा है CS, है ना, ये अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वेरी गुड, समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 79 में जो आंसर बनेगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ी जगह बना ले और चलते हैं आगे की ओर, 80 में। चलो मैं इसको रब कर दूँ थोड़ा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। Okay, चलो भाई ठीक है, ओके वेरी गुड, ओके 70 80 वाला, देखो 80 में क्या है, बोला है टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सोन एट पॉइंट XYZ, ओके XYZ फॉलोइंग कंपाउंड। ओके जरा चेक करो, मैं एक कंपाउंड ड्रॉ ही कर लेता हूँ, अब बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। एन इधर हिल क्यों जाती है भाई। ओके, ये हो गया आपका X, ये है आपका Z, और ये है आपका Y। मैं हाइड्रोजन दिखा दूँ पहले, ये अभी चौटने वाला है भाई, मुझे रेडी चाहिए और कुछ नहीं, लिख लो हाँ। तो इसके जो हाइड्रोजन है ना, ये एक ऊपर की तरफ आएगा हाइड्रोजन, ये उसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, ये भाई साहब भी डबल बॉन्डेड है। ओके, तो ये हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, और ये भाई साहब है यहाँ पर डबल बॉन्ड। चलो ठीक है, ओके चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जिसमें बोला है एक्स। अब ध्यान रखो, एक्स जो है उसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है ना, एक्स में क्या है, सेम साइड हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा सिस। चलो तो ऐसे कौन से ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब सी तो गया, वाह वाह, एक पॉइंट क्या उसमें एक ऑप्शन चला गया ना, ट्रांस गया। अब वाई वाला देखते हैं, वाई वाले में जरा ध्यान रखो, इसमें भी डबल बॉन्ड के साइड में देखो दो दो हाइड्रोजन सेम सेम है, तो वाई में भी क्या होगा,
सेम साइड हाइड्रोजन, ओके। और सामने भी क्या है, ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में डबल, वो भी सेम सेम है। तो मतलब ये भी क्या करेगा, सो सीस करेगा। चलो सेकंड सीस वाला कौन सा आंसर है, हाँ ऐसा कौन सा, देखो डी चला गया, ये बी में क्या है, ट्रांस है, तो बस एक ही आंसर बचा, सी। और जेड वाला देख लो, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, हाँ तो मतलब ये कौन सा शो करेगा, जेड, जेड ट्रांस शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ऑपोजिट साइड, ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बनेगा। खैर ये आपको ध्यान में रखना है, ये वापस से चौटने वाला है, ओके। ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, ओके। बस इसे में ऐसे चेक करना होता है, और आप लोग अगर एक दो क्वेश्चन अच्छे से निकाल देते हो या एक दो ऑप्शन अच्छे से निकाल देते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ए में आएगा सिस, सिस और ट्रांस, ठीक। चलो इसके बाद थोड़ा चलते हैं आगे, आगे नहीं जा सकते, ये मुझे जगह बनानी पड़ेगी। आई होप आपने ये थोड़ा थोड़ा लिख लिया होगा, ओके। चलो मैं इसमें तो डायरेक्ट ही बता दूं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल 10 10। देखो आइसोमर के लिए क्या चेक करना होता है पता है, कि 3 इथाइल और 2 मिथाइल में नंबर ऑफ कार्बन कितने, पहले वो तो चेक कर लो, है ना। तो देखो 5 तो हो गए कार्बन के, 2 पे एक मिथाइल है ए, और 3 पे इथाइल है, तो इथाइल में 2 कार्बन हो गए, तो टोटल कार्बन कितने होते, 8 कार्बन। ये वाला जो आइसोमर है उसमें 8 कार्बन है। तो पहले तो देखो किसमें 8 कार्बन नहीं है, चलो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई इसमें तो है, तो ये तो आइसोमर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई इसमें भी 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई इसमें भी है, तो किस में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ पकड़ गए, है ना। यहाँ पर 8 कार्बन नहीं है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। बस ये आपका आंसर है, इजी है ना, क्योंकि ये नहीं शो कर पाए, मतलब ये आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, हमको टोटल 8 कार्बन चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे चले, ये वापस से, हाँ चलो बच गए। 82 में क्या बोला है जरा ध्यान रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटामर्स, है ना, मेटामर्स कौन शो करेगा, मेटामर्स शो करता है, क्योंकि हमने एक ईथर वाला एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, एक ना, एक ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि नहीं, ओके। यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर ओ OH है, मोनोवेलेंट है, तो ये शो नहीं करेगा, ओके। ये भी शो नहीं करेगा, डी है ना, ClI Br, ये NH2 जगह मतलब चेंज हो गया मेटामर्स में, ये तो मतलब साइड में है, ये नहीं करेगा। बट ऑप्शन बी जो है उसमें ये वाला जरा ग्रुप देखो तो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों साइड से टोटली बाउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 से बाउंडेड है और यहाँ पर भी CH3 से बाउंडेड है, सिर्फ चेंज जगह C डबल बॉन्ड O का हुआ है, लेकिन ये ईथर की तरह दिख रहा है, ईथर नहीं है बट उसकी तरह जगह चेंज हो गया, ठीक है। आपका जो आंसर बनेगा ना वो कौन सा बनने वाला है, बी वाला बनने वाला है, ठीक है। बी इज़ योर करेक्ट आंसर होगा, समझ गए, ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बी आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ये ज़रा ध्यान रखो अच्छे, ठीक है। ओके इसके बाद चलते हम लोग 83 में, के 83 में क्या बोला है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फास्ट रेट, ना, फास्ट रेट किसका होगा, अब ध्यान रखो, जो कोई भी कंपाउंड जैसे कि यहाँ पर CH3 है, वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर देगा, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधा CH3 अटैच है, तो वो सबसे ज़्यादा रेट होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर आ रहा है फिर बाद में ये जा रहा है तो उसका कम होगा, यहाँ पर भी देखो दो दो कार्बन है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है।
तो आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा कि जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है वही उसका फास्टेस्ट रेट होगा किसका, इलेक्ट्रोफिलिक टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि इसी कार्बन से सीधा जा रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन में। बाकी सब में देखो कार्बन कार्बन है ना, इसके कारण ये जो है बाकी के ए सी और डी में रेट फास्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू बी। ओके, आपका जो आंसर बनेगा वो है बी। ठीक है, चलो तो मैं उसका आंसर लिख लूँ। ये थोड़ा अभी काम करना बंद हो गया है। बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 84 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स रेजोनेंस। वाह वाह, रेजोनेंस वाला अच्छा है ना। अब देखो यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से यहाँ जाएगा बस बात खत्म, और ये यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल डबल सिंगल है ना, फिर वो लॉन पेयर वाला होना चाहिए, फिर वो ना नेगेटिव चार्ज वाला होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, बट ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन में देखो है ना, एक ही जगह सिर्फ जा रहा है ये इधर, बस बात खत्म है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये इस तरफ लॉन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पर है क्या जो जाएगा, यहाँ पे खाली है, यहाँ पर खाली था, ये यहाँ पर खाली है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा रेजोनेंस शो कर रहा है, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाला इधर बाहर जाएगा, है कि नहीं। तो डी वाले ऑप्शन में थोड़ा रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखाई। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो फिर लोग चलते हैं सीधे 85 में। ओके ओके, 85 में आपको स्ट्रक्चर देख के मालूम करने होंगे। ओके, हाँ देखो सबसे पहले आपको जो जो स्ट्रक्चर गिवन है वो सारे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो दिख रहा है वो है, एक तो है CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है वो है जो बेंजीन रिंग है के ऊपर क्या है, CH2 है। मतलब वो किस तरह दिख रहा है, वो दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक है CH2 प्लस। एक स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है वो है कुछ इस तरीके से। ओके, वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नीचे है CH3, यहाँ पर नीचे है CH3 और ऊपर है CH2। और एक जो स्ट्रक्चर है वो है तरीके से बेंजीन रिंग से ऐसे ऐसे, यहाँ पर है OCH3 और यहाँ पर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, आ रहा है। अब मुझे बता, हाँ ये जो है वो प्लस CH3 वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अंदर, यहाँ पे CH3 वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, क्यों प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ये लॉन पेयर ऐसे घूमते रहेंगे ना, फिर ये बाहर आएगा, ये इधर जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, OCH3 जो है इसमें क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, ये बाहर इधर जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, ये भी क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और रही बात इसकी, तो ये रेजोनेंस शो करेगा और ये प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो देखो 85 में जो आप लोग स्ट्रक्चर सारे देख रहे हो, इसमें बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी ना। पहले तो वो चेक करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस आर इफेक्ट है वो वाला जीत ही जाएगा वैसे, तो ये सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, इसके बाद कौन जाएगा, है ना, इसके बाद जाएगा जो होगा CH3 प्लस वाला, तब यही जाना है।
और इसके बाद रेजोनेंस, मतलब आपका जो आंसर होगा वो एक तो होना चाहिए OCH3 में सबसे ज़्यादा, एक यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, एक यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस तो गए दोनों। ओके, इसके बाद कौन सा आना चाहिए, तो CH2 प्लस नहीं है, ये वाला है CH3 वाला। ओके, आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी वाला। ठीक है, ये स्टेबिलिटी बताएगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 86 में, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन एनायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो हमको वही दिखाना है ना, फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर क्या है, CH2 माइनस है, फिर एक और स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH2 माइनस। ओके, ये ज़रा थोड़ा टाइम निकाल रहा है, हो जाएगा। इसके बाद ये है तो ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर CH2 माइनस और ये हो गया NO2। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा है, NO2 है और एक है। ओके, ये अभी थोड़ा हैरान परेशान कर रहा है। ओके, एक ड्रॉ करके एक सेकेंड का थोड़ा वेट कर लेंगे। ओके, अभी ये मानेगा और यहाँ पर आ रहा है OCH3। ठीक, अब देखो एनायन कौन सा स्टेबल होता है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एनायन पूछा है। ओके, तो देखो जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा वो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। NO2 वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, सबसे ज़्यादा है ना। तो 3 वाले ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिए गए, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये तो गया। ओके, इसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन देखना है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर रहा हो, ऐसा नहीं वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो ऐसा। तो देखो ये भी डोनेटिंग एजेंट है, ये भी डोनेटिंग एजेंट है, बट ये खींचेगा, तो बेंजीन रिंग। तो जिसमें इसके बाद फर्स्ट वाला, तो ये भी फर्स्ट है और ये भी मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन गया। अब भी थोड़ा चांस है, तो किस में देखोगे, एक है OCH3 और एक है CH3। तो उसमें देखो CH3 वाला है ना वो जीत जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली CH3 अटैच है, समझ रहे हो, सेकंड वाला जीत जाएगा। का जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, तो बी इज, सॉरी बी नहीं, डी। ओके, आपको डी वाला करेक्ट आंसर लिखना है। okay? चलो ये थोड़ा वेट करवा रहा है, बट कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे थोड़ा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर डी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। क्या बोला है, 87, फाइनली हम पहुंचने वाला है। कार्ब एनायन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कार्ब एनायन मोस्ट स्टेबल है। तो देखो कार्बोकैटायन पूछा होता तो आप टर्सरी लिखते, बट कार्बो एनायन पूछा तो आपको मिथाइल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा मिथाइल। ओके, चलो फिर इसके बाद थोड़ा आगे चलते ऊपर की ओर। 88 में, 88 में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी दिखाओ। अब देखो तो जरा भाई, यहाँ पर NH और बेंजीन रिंग है। बेसिसिटी में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, जो अच्छा गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, वो ही एक अच्छा बेस होगा, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर भी NH है और यहाँ पर भी NH2 है, बट यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग में इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाएंगे, ये दोनों साइड बेंचिंग, मतलब ये तो हाईली अनस्टेबल है। सेकंड वाला कैसा है, अनस्टेबल, स्टेबल तो है बट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट के बारे में अनस्टेबल है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये है साइक्लो वाला, क्योंकि रिंग में कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, 88 में थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना वो सबसे हायर मतलब आना चाहिए। थर्ड वाला किस में हायर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है ऐसा, देख लो ए जो है वो आपका परफेक्ट आंसर बनने वाला है। बस एक चेक करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे। ठीक है, चलो
इसके बाद हम लोग चलते हैं 89 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये आपको याद रखना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करता। एक तो याद रखो, एक CHO ग्रुप है, ओके, एक CN ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। ओ डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसमें मतलब ये जो बी वाला आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, CN, COOH ये सारे नहीं करते। बाकी आपके पास क्या होते हैं, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कीन हो गया, ये सारे करते हैं। चलो एक लास्ट बाकी रह गया है, ओके, 90 नंबर का। फाइंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर अल्डिहाइड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C5H10O। आपको सिर्फ और सिर्फ किसके पूछे हैं, अल्डिहाइड के पूछे हैं, ओके। तो मैं थोड़ी यहाँ पे जगह बना लूँ, ओके, और इसके बाद हम लोग वापस से, बस अब एक ही रह गया, ओके। चलो C5H10O, ठीक। पहले जो इसका बनेगा वो है 5 कार्बन लिखने, तो CH3 CH2 CH2 1 2 3 और 5 CHO, है कि नहीं। एक ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। सेकंड कौन सा बनेगा, तो एक CH3 को है ना उसके नीचे नीचे लेकर आओ, CH3 CH CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये हो गया सेकंड, कार्बन तो हो रहा है ना 10, 3 और 3 6 7 8 9 10 हो। चलो थर्ड, थर्ड में कौन सा बनेगा, कार्बन इधर अटैच कर लो, तो CH3 CH2, ओके, CH CH3 CHO, एक तो ये हो गया, और एक होगा आपका फोर्थ, CH3 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 CHO, ठीक है। ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे, 4, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बस यही था सिंपल क्वेश्चन पेपर टोटली, ओके। और आपको ये सारे के सारे ऐसे अटेम्प्ट करने थे, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, टोटल 46 से लेके 19 तक, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबको जैसी